Good morning, children. Myself J.K. Khare, PGT History from Kendriya Vidyalaya, Babina, Kent. Today, we will study the second part of the chapter Colonial Cities. आज हम औपनिवेशिक शहर पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एंड अर्बन हिस्ट्री, जो औपनिवेशिक रिकॉर्ड है, अभिलेख हैं और शहरी इतिहास, ये क्या कहता है। तो इसके अनुसार आप देखिएगा, कॉलोनियल रूल वाज बेस्ड ऑन दी कलेक्शन ऑफ डाटास। जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो तथ्यों के संग्रहण पर आधारित था। यानी अंग्रेज शासक जो थे वो हर तथ्य का, हर सूचना का संग्रहण करते थे, उसका कलेक्शन करते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। और कॉलोनियल रूल जो था वो मेनली डिपेंड ऑन कलेक्शन ऑफ डाटास। जो भारत में सूचनाएं थी विभिन्न प्रकार की, उनको इकट्ठा करते थे वो लोग। उस आधार पर उन्होंने भारत में शासन किया। टू रेगुलेट देयर कॉमर्शियल अफेयर्स, दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रेडिंग कंपनीज। भारत में कई प्रकार की और कई देशों की कंपनियां काम कर रही थी, यूरोपियन कंपनी। जैसे आपने पीछे पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि पुर्तगाली आई सबसे पहले, फिर उसके बाद डच आए, फिर आपके अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये जो यूरोपियन कंपनियां थी, इनकी सब कंपनियां जो काम करती थी भारत में, व्यापारिक काम करती, तो उनका वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। वो रिकॉर्ड इसलिए रखते थे कि उनके जो औद्योगिक मैटर्स हैं, जो मामले हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको नियमित किया जा सके, कुछ गड़बड़ ना हो वहां पर। तो उसके लिए वो लोग रिकॉर्ड इकट्ठा करते थे। टू कलेक्ट डाटास दे कैरीड आउट रेगुलर सर्वेस। अब डाटा कैसे इकट्ठा करते थे? तो फॉर कलेक्टिंग डाटास दे कैरीड आउट रेगुलर सर्वेस। सर्वे करते थे, सर्वेक्षण होते थे। यानी हर नियमित अंतराल पर अंग्रेज जो है वो सर्वेक्षण कराते थे। मेन रूप से तो भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों ने शासन नहीं किया बहुत ज्यादा, अंग्रेजों ने बहुत शासन किया है। तो अंग्रेजों ने भारत में शासन जमाने के लिए, उनका शासन जमाने का सबसे बड़ा आधार था कलेक्शन ऑफ डाटास। तो डाटा का कलेक्शन कैसे करें? वो सर्वे कराते थे जगह जगह जाकर। तो वहां से वो डाटा इकट्ठा करते थे। इससे उनको डिफरेंट प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती थी। बाय रेगुलर सर्विस दे गॉट डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियंस। दे वेर कीन ऑन मैपिंग ऑफ द टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस। अंग्रेज जो थे वो नगरों, शहरों और गांव, इनका नक्शा बनवाने पर जोर देते थे। क्यों देते? ताकि जमीन कैसी है, वहां क्या चीज उत्पादित हो सकती है, कितने लोगों को कहां रखा जा सकता है, कौन सी कॉलोनी कहां बच सकती है, किस गांव के पास कितनी जमीन है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए वो हर गांव का, हर शहर का, हर कस्बे का नक्शा बनाना चाहते थे, मैपिंग चाहते थे। किस गांव की सीमा कहां तक आती है, किस व्यक्ति अधिकारी को किस गांव की किस सीमा तक की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दे वांटेड टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस। वे नगर निगम के, नगर पालिका के टैक्स वसूलना चाहते थे, क्योंकि नगर निगम बड़े शहरों में, नगर पालिका छोटे शहरों में। तो नगर निगम और नगर पालिका जो होती है वो हमारी जनता को, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा को, पब्लिक को विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो सुविधाएं तो उस समय भी उपलब्ध होती थी, लोग उनका उपयोग करते थे। रेगुलर और इरेगुलर बात हो सकती है, गांव में हो सकता है कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। तो लेकिन अंग्रेज लोग जो थे वो इनसे टैक्स वसूलना चाहते थे। इन सुविधाओं के नाम पर वो टैक्स वसूलना चाहते थे, ताकि उनकी एक नियमित आय हो सके। इसलिए वो गांव का, शहरों का
नगरों का नक्शा बनवाना चाहे थे, ताकि हर जगह प्लानिंग हो जाए और वो वहाँ से टैक्स वसूल सके, जिम्मेदारी तय हो जाए उनके ऑफिसरों की। अब यूज ऑफ सेंसस डाटा यानी जनसांख्यिकी आंकड़े यानी जनगणना के आंकड़े। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि जनगणना करवाई कि भारत में हैं कितने लोग। तो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्ट इन 1872। भारत में जनगणना का सबसे पहला प्रयास 1872 में हुआ था। 1872 सबसे जनसंख्या तो अनुमानित थी, अनुमानित जनसंख्या मुगल काल में भी बताई जाती है, सल्तनत काल में भी बताई जाती है, लेकिन जो आधिकारिक रूप से पुष्टि जिसकी आंकड़ों की हुई है तो वो प्रयास सबसे पहले 1872 में किया गया था। लॉर्ड मेयो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड मेयो थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बड़े कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई। तो वो लॉर्ड मेयो, आपको नाम हमेशा के लिए याद रखना है। उस समय वाइसराय थे। अब वाइसराय क्या होता है, आप देखिए वाइसराय का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, राजा के स्थान पर। ये आपकी किताब में लिखा है, इसको आप पढ़िएगा। वाइसराय का मतलब होता है राजा के स्थान पर। तो उस समय लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत के वाइसराय थे, यानी इंग्लैंड के रानी की ओर से भारत में वो शासन करते थे। फ्रॉम 1881 डिकेनियल सेंसस बिकेम ए रेगुलर फीचर। 1872 में तो पहली जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होने लगी। 1881 से लेकर हर आज तक नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में भारत में होती रही है। 1881, 1891, 2000, 1901, 1911, 1921, 1931, इस तरह बराबर अभी अब इस बार 2021 में जनगणना की आंकड़े आ जाएंगे। इट वुड अलाउ बेटर कंट्रोल ओवर द रीजन। जनगणना के डाटा इकट्ठे करने से फायदा क्या हुआ? व्हाट वाज द बेनिफिट? तो द बेनिफिट वाज दैट इट वुड अलाउ बेटर कंट्रोल ओवर द रीजन। पीपल कुड बी कंट्रोल्ड। लोगों को नियंत्रित किया जा सकता था, कहाँ किसको कितने लोगों को रखना है, कितने लोग रहने हैं, कहाँ व्यवस्था कैसी करनी है, ये इसके लिए इसमें फायदा हुआ। इट वुड हेल्प टू प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स। इससे नगरों के विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिली। शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी उस हिसाब की जरूरतें हैं, तो उस जरूरत के हिसाब से शहर को डेवलप करने में सेंसस डाटा ने उपयोग किया। सेंसस डाटा का उपयोग किया गया। सेंसस डाटा ने अंग्रेज सरकार की मदद की उस समय। इसके बाद इट वुड हेल्प टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ सिटीज। सेंसस डाटा से ये पता चलता था कि शहरों की वृद्धि कितनी है। शहरों की वृद्धि पर मॉनिटर किया जा सकता था, उसकी जांच की जा सकती थी, देखभाल की जा सकती थी। इट वुड हेल्प टू मेजर द हिस्टोरिकल चेंजेस। 10 सालों में कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन होते, कुछ चेंजेस आते, बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं जनसंख्या में। तो उस हिस्टोरिकल चेंजेस को, कुछ ऐतिहासिक परिवर्तनों को मापने में मदद मिली, जानने में मदद मिली। इट वुड हेल्प टू नो अबाउट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस। जनसंख्या जब गणना हुई तो उसके आधार पर उन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार के लोगों की श्रेणियों का पता लगाया, कौन सा किस कैटेगरी का है। तो अनुमान लगा लिया उन्होंने, पता कर लिया कि भारत में कहाँ कितने लोग रहते हैं, किस श्रेणी के लोग रहते हैं, कितने अमीर हैं उसमें, कितने मध्यम वर्गीय हैं, कितने गरीब हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, ये इन्होंने पता लगा लिया। कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, कितने कामगार हैं, कितने मजदूर हैं, कितने फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, कितने, ये चीज़ें उन्होंने पता लगाई। इट वुड हेल्प टू फिक्स टैक्सेस। इससे अंग्रेज सरकार को टैक्स फिक्स करने में, टैक्स नियत करने में, टैक्स लगाने में मदद मिली।
कौन कितना रहता है, कितना पैसे वाला है, कहाँ रहता है, उसके हिसाब से टैक्स निर्धारित किया जा सकता है। इट वुड हेल्प टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। इससे क्या हुआ, जब जनगणना हो गई पता है, तो सरकार ने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल मेड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेड एंड इन पर्टिकुलर एरियाज। किस क्षेत्र में किस योजना की जरूरत है, उस हिसाब से फिर सरकार ने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को उन क्षेत्रों में लागू किया। तो क्षेत्र योजनाओं को लागू करने में सेंसस डाटा ने सरकार की बहुत मदद की। अब समस्या इस बात की आती है, द प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन सेंसस। सेंसस इज नॉट प्योरली ट्रू डाटा because to collect data was not easy at that time. When officials try to find out information from Indians, some Indians don't give correct information. Problems in census. What was the problem? There were some problems. This is very important question. What are the problems in data of census data? So there were some problems. Misleading figures. जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते थे जनता द्वारा, वो मिसलीड करने वाले थे, गुमराह थे, सही चीज नहीं पता पड़ पाती थी। आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का व्यवस्थित वर्गीकरण नहीं किया गया था। जनसंख्या का व्यवस्थित वर्गीकरण नहीं किया गया। पीपुल डिड नॉट कोऑपरेट। जो लोग थे वो ऑफिशियल्स के साथ सहयोग नहीं करते थे। जो अधिकारी उनसे पूछने जाते थे वो उनका सहयोग बिल्कुल नहीं करते थे। वो अपने हिसाब से काम करते थे। उनको लगता था कि अधिकारी उनकी कुछ व्यक्तिगत बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको सही जवाब नहीं देते थे, उनको परेशान करते थे। पीपुल गेव इवेसिव आंसर। लोग जो थे वो गलत जवाब देते थे, गुमराह करने वाले जवाब देते थे, जिनसे ऐसे जवाब देते थे जिनसे सही चीज का आकलन न किया जा सके। अपर कास्ट पीपुल डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसहोल्ड्स एंड वुमेन। जो भारत के उच्च जाति के लोग थे, जिन्हें ऊंची जाति माना जाता था, ऊंचा वर्ग माना जाता था, वो लोग अपनी घर गृहस्थी के बारे में, महिलाओं के बारे में कोई जानकारियां देना पसंद नहीं करते थे। एक तो उनको, महिलाओं को तो चारदीवारी के अंदर रखा जाता था उस समय, महिलाओं को छूट नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, खासतौर पर बड़े वर्ग की महिलाओं को तो बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। तो वो ऑफिशियल्स के सामने, जो सेंसस ऑफिसर्स होते थे, उनके सामने महिलाएं तो आती नहीं थी। जो जानकारी देनी होती थी वो पुरुष ही देते थे। तो पुरुष जो थे, बड़े वर्ग के, बड़ी जाति के जो पुरुष थे, वो सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराते थे। पीपुल क्लेम्ड रॉन्ग आइडेंटिटी। जनगणना आंकड़े इकट्ठे करते समय ऑफिशियल्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो लोग थे वो गलत पहचान बताते थे। कोई मजदूर होता था गांव का, गरीब पर, शहर में गया, वो थोड़ा सा व्यापार करने लगा तो वो अपने आप को व्यापारी बता देता था, अपनी जाति बदलकर बता देते थे। एक ही व्यक्ति दो प्रकार की आइडेंटिटी बता देता था। कोई किसान कह देता था, व्यापारी भी कह देता था। गांव में उसके पास थोड़ी सी खेती हुई तो उसने अपने आप को किसान माना, शहर में थोड़ा सा रोजगार हुआ, जब खेती नहीं चल रही उसमें वो शहर चला जाता था, रोजगार करने लगता था, अपने आप को व्यापारी कहने लगता था। तो ये रॉन्ग आइडेंटिटी जो थी, लोग सही आइडेंटिटी नहीं बताते थे। एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा आइडेंटिटी बताने लगता था। दे क्लेम्ड आइडेंटिटीज एसोसिएटेड विथ हायर स्टेटस। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो छोटा वर्ग था वो बड़े वर्ग से जुड़े हुए पहचान बताता था। मजदूर, गुलाम, नौकर, इस तरह की आइडेंटिटी बताने में लोगों को शर्म आती थी, तो वो अपने आप को व्यापारी, कलाकार, इस तरह की आइडेंटिटी बताते थे।
People did not give information about women of their family. लोग जो थे अपनी परिवार की महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे, सामने नहीं आने देते थे ऑफिशियल्स के। तो रिगार्डिंग वुमेन ओरिजिनल डाटा could not be collected. This was a very great problem before officials of East English group who collected census data. To collect figures of mortality and diseases was difficult. अब जो मृत्यु दर है, जो बीमारियां हैं, उनके डाटा इकट्ठा करना बहुत कठिन काम था, लगभग असंभव। क्यों? Deaths were not registered and illness was not reported. जो मृत्यु होती थी उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, नहीं कब कौन मर गया इसका पता सरकार को चलता ही नहीं था। जो बीमारी होती थी उसकी रिपोर्ट नहीं होती थी। लोग उस समय गरीब थे, वैद्यों से इलाज कर पाते थे, सरकारी अस्पताल में पर्चे नहीं बनते थे, तो बीमारी का कोई पता नहीं चलता था। आज डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है, हम कब्रिस्तान जाते हैं या हम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, एक पर्ची कटती है, तो पता पड़ता है सरकार को कितने लोग मरे। आज डेथ का रजिस्ट्रेशन होने लगा है, और इलनेस तो बिल्कुल रिपोर्टेड होती है। आप अस्पताल में जाइए, बिना पर्चा बनाए कोई नहीं देखता सरकारी में। तो मृत्यु और बीमारी, ये उस समय कितने लोग मर गए, कितने जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया, आगे 10 साल बाद वो उसमें से कुछ लोगों का डाटा उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो मरे कि नहीं मरे, तो नाम चलता रहता था, लोग बाहर चले गए, माइग्रेशन हो गया। तो उस वो समस्या सबसे ज़्यादा उस समय अंग्रेज शासन के पास थी, डाटा इकट्ठा करते समय, कि डेथ और बीमारी, यानी डेथ एंड इलनेस, मृत्यु और बीमारी, इनका पता लगाना सबसे कठिन काम था। कितने लोग मर रहे हैं इसका पता नहीं। 1800 के बाद कुछ चेंजेस आए, ट्रेंड्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव का रुझान, यानी कुछ जो बदलाव आए वो किस क्रम से आए। आप ये देखिए, आफ्टर 1800 अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज स्लगिश। 1800 के बाद भारत में जो नगरीकरण था वो बड़ी धीमी गति से हुआ। जो पहले कुछ नगर तेजी से बढ़े, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, जो पिछले फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़े, ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से डेवलप कर लिए थे, क्योंकि दे वेयर दो सिटीज who fulfill their demands or requirements. But after 1800, urbanization in India was sluggish. sluggish था तो बहुत धीमा था, बढ़ा नहीं। between 1900 and 1914, and between period of 40 years, the urban population in India increased only 3%. 1900 से 1940, यानी 40 साल के समय में भारत में जो नगरीय जनसंख्या थी वो केवल 3% बढ़ी थी। इन 40 सालों में नगरीय जनसंख्या में विस्तार जो है बहुत कम हुआ। स्मॉलर टाउन्स डेवलप्ड लेस, जो छोटे कस्बे थे उनमें विकास बहुत कम हो पाया, बिकॉज दे वर नॉट पेड अटेंशन बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये आपके जो थे ये बड़े शहर थे, ये एकदम विकसित होने वाले शहर थे, जो पूरी तरीके से आपके स्प्रॉलिंग सिटी, कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास बिकेम द स्प्रॉलिंग सिटी, ये आपके बिल्कुल विकसित शहर हो गए थे, इनमें बहुत सारा काम होने लगा था। These cities functions as collection depots for exports of Indian manufactures, यानी जो भारत में निर्माण होता था तो उस सामान को इकट्ठा इन केंद्रों पर किया जाता था। वो यहाँ से, इन तीनों शहरों से सामान दुनिया के देशों में भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी भारत में जो सामान बनता था
उस सामान को इन तीनों शहरों में इकट्ठा किया जाता था और वहां से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। ठीक है, द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ इंडिया वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज सिटीज टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, जब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद, these cities became entry point for the British manufacturing। पहले भारत का सामान दूसरे देशों में जाता था। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जब हुई तो आपने पढ़ा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जो है वहां पर इंग्लैंड में बहुत सारा सामान बनने लगा। तो पहले इन तीनों शहरों से भारत का बना हुआ सामान दुनिया के देशों में जाता था, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में। अब औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, इन तीनों शहरों में दुनिया के देशों का बना हुआ सामान आने लगा, यहां पर आता था, इन्हीं से पूरे भारत में भेजा जाता था। इंडियन रॉ मटेरियल्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज सिटीज। अब जब वहां औद्योगिक क्रांति हो गई इंग्लैंड में, तो वहां कंपनियों को, फैक्ट्रियों को कच्चा माल चाहिए था, तो वो भारत से कच्चा माल मंगाने लगे। अब बना हुआ माल नहीं लेते थे, कच्चा माल लेने लगे। तो कच्चा माल जो था वो इन्हीं तीनों शहरों से, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहां से इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था। इन 1853 द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे चेंज द फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स। 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। तो रेलवे की जो शुरुआत हुई उसने नगरों के भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। 1853 में पहली रेल चली थी बम्बई और ठाणे के बीच में। तो जब रेल की शुरुआत भारत में हुई तो उसने नगरों के भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। रेलवे स्टेशन बिकेम ए कलेक्शन डिपोट फॉर रॉ मटेरियल। अब पहले क्या था कि इन्हीं तीनों शहरों में, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में सामान इकट्ठा होता था। अब जब गाड़ियां चल गई तो बीच में जहां पर भी सामान इकट्ठा किया जा सकता था, तो रेलवे स्टेशन जो थे वो कच्चे सामान के कलेक्शन पॉइंट बन गए, कलेक्शन डिपोट बन गए, वहां से सामान इकट्ठा किया जाने लगा। इसके अलावा इंपोर्टेड गुड्स वेयर कैरीड आउट फ्रॉम दीज रेलवे स्टेशन। और जो सामान विदेशों से यहाँ आता था, इंग्लैंड से यहाँ आता था, वो इन तीनों मुख्य शहरों के द्वारा, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों शहरों के द्वारा, गाड़ियों द्वारा, रेलवे द्वारा भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाने लगा, विभिन्न भागों में उसका प्रसार होने लगा। अब आप देखिए कि हमने पिछले उसमें कहा था आपसे कि भारत में 1900 से लेकर 1940 यानी जनसंख्या में केवल 3% बढ़ोतरी हुई थी। तो उसका एक डाटा आप देख लीजिए कि 1891 में भारत में जो टोटल जनसंख्या थी उसका 9.4% अर्बन पॉपुलेशन थी केवल, यानी 1891 में टोटल जनसंख्या में से केवल 9.4% लोग जो ही शहरों में रहते थे। 1901 में यानी आने वाले 10 सालों में केवल 10% लोग हो पाए, यानी 0.6% की आप बढ़ोतरी देखेंगे। अगले 10 सालों में यानी 1911 में 9.4% रह गई, यानी फिर यहाँ पर जनसंख्या, जो शहरी जनसंख्या है उसमें कमी आ गई। फिर अगले आप 10 सालों में देखिए 1921, ये जनसंख्या आपकी 10.2 हो गई, यानी लगभग 0.8% बढ़ गई। 1931 में ये जनसंख्या थी आपकी 11.1%, यानी लगभग 1.1% आपकी, लगभग 0.9% आपकी बढ़ गई। 1941 में आते आते ये आपकी हो गई 12.8%, यानी आप 10 से 12.8, लगभग 3% जनसंख्या जो थी वो आपकी इन शहरों में बढ़ी थी, नगरीय जनसंख्या का विस्तार हुआ था। थैंक यू बच्चों। अब तीसरा पार्ट आपको कल बताऊंगा।